हेलो गाइस। सो आज डायरेक्ट टैक्स का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, डिडक्शन। बाकी सब हम लोग ने कर लिया। इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो गया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और कैपिटल गेन। ये सारे पार्ट्स हो चुके हैं। इसमें मैंने सम्स तो नहीं लिए, बट मैंने सारा वो क्लियर कर दिया है, आपका थियरी क्लियर कर दिया है और फॉर्मेट क्लियर कर दिया है। सो थियरी और फॉर्मेट से आप पूरा कर सकते हो। अगर फिर भी आपको चाहिए रहेगा तो मैं एक दो सम भी करा सकती हूँ, बट मेरा मानना है कि इसमें पहले थियरी बहुत मजबूत होनी चाहिए, बिकॉज उतने हार्ड पेपर आते नहीं हैं कंपैरेटिवली। बाकी अकाउंट से और कॉस्ट से कंपेयर करें तो डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा इजी पड़ता है अगर आपको थियरी क्लियर है तो। कौन किस में जाएगा, कहाँ पे कितना डिडक्शन मिल रहा है, कितना % डिडक्शन देना है, क्या किस में ऐड होगा, किस कहाँ से लेस होगा। अगर फुल नॉलेज है ना तो आपको वो सम करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगने वाला है। और कैपिटल गेन से स्टार्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन। और फिर हाउस प्रॉपर्टी का मैंने इजी मेथड बताया है, वो उसको यूज़ करना। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी करना, और जो अदर सोर्सेस है ये ऑटोमेटिकली जब सब करोगे ना तो जो बच जाएगा, जो किसी में नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। इसका इसका मैंने पूरा वो चार्ट बना के दिया है ना, कौन कौन से आएंगे। तो ये भी काफ़ी इजी हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा डिसाइड करना होता है ना। कुछ चीज़ें होती है जिसमें आपको बताना होता है कि आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में कि नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैंने अपने लिए ज्वेलरी खरीद लिया तो आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा। ठीक है, तो पहला स्टार्ट इसे करना है। देखो प्रायोरिटी कैसे रखो, फर्स्ट नंबर इसको करो और सबसे पहले डिडक्शन कर दो। फर्स्ट डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन सबसे अच्छा पार्ट है, क्योंकि अगर ये कर लिया ना सारे सम को आप कंप्लीट कर सकते हो। ये तो इसका पूरा सम तो कहीं पे नहीं आने वाला डिडक्शन का, बट हाँ अगर डिडक्शन का पार्ट कर लिया ना तो आपका ये सब में हेल्प करेगा। बस ये कैपिटल गेन में नहीं आता, बाकी सब में आएगा ही डिडक्शंस। ठीक है, तो क्योंकि ये 2-3 मिक्स होके फिर एक सम बनता है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रोफेशन मिक्स होके एक सम बना, या फिर 10-10 मार्क्स से 2 अलग अलग सम ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट इससे करना, पहला करना डिडक्शन, सेकंड करो कैपिटल गेन, थर्ड करो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ करो इनकम फ्रॉम सैलरी, फिफ्थ करो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और देन फिफ्थ ये करो और सिक्स ये करो। और जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो काफ़ी इजी है, उसको पहले कर लो। वो 0 नंबर पे करना है अपने को, 0 नंबर पे, बिकॉज वो 20 मार्क्स का एक सम आएगा, पूरे नंबर आपको ऐसे देके जाएगा। लो समझे, इतना इजी है वो। तो पहले तो उसको ही करना है, अपना सबसे इजी वाला पार्ट पहले निपटा दो। और एक बात है, प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं एक बार करके फिर छोड़ दो, एक बार पढ़ो देन प्रैक्टिस करो, पढ़ो एंड प्रैक्टिस करो। दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ना स्टार्ट। तो जब ये इन सब को टोटल कर लेंगे ना, मतलब जो भी अपने को क्वेश्चन में दिया है, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये सब को टोटल कर लेंगे तो ये ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा बराबर। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो आएगा अपना टैक्सेबल इनकम। इतना हम लोग ने कमाया है, अर्न किया है इतना, उसमें से इस पे ही टैक्स देना है, बाकी सब पे टैक्स नहीं देना है। बाकी सब पे टैक्स ख़त्म, इस पे इसको पूरा नहीं देना होता, इस पे टैक्स देना होता है। ठीक है, चलते आगे। डिडक्शन, ग्रॉस टोटल इनकम इज द टोटल ऑफ द ऑल हेड्स ऑफ द इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम सारे हेड्स का टोटल होता है। Income tax depends has to provide some deduction which can be reduced from the gross total income to get a net taxable income. वही जो मैंने बोला ना, नेट टैक्सेबल इनकम जानने के लिए ग्रॉस में से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला है सेक्शन 18E, डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। जो एजुकेशन लोन लेते हैं ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, किसी रीज़न से नहीं कर पाते हैं, सो एजुकेशन लोन लेते। सेक्शन 18E, डिडक्शन फ्रॉम
इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, किसी के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उसका क्या इंटरेस्ट जो भरते हैं उस पर 18E का डिडक्शन मिलता है। तो दिस डिडक्शन इज़ अलाउ ओनली फॉर द इंडिविजुअल, बस इंडिविजुअल के लिए अलाउड होता है। उसके बाद इफ़ लोन इज़ टेकन फॉर व्हाट, लोन लिया किस लिए, मिलता किस लिए, फॉर हायर एजुकेशन, अगर लोन हायर एजुकेशन के लिए लिया है तो आफ्टर HSC और इक्विवेलेंट। ऐसा नहीं है कि आपको बाकी कभी लोन नहीं मिल सकता, या फिर हायर एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर एजुकेशन के अदर पर्पस ही इम्पॉर्टेंट है, सीनियर जूनियर के लिए नहीं मिल सकता। क्या मिल सकता है, बट डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। डिडक्शन कभी अलाउड होगा जब हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो आफ्टर HSC मतलब 12th के बाद। ठीक है, आगे फॉर हुम, किसके लिए अलाउड रहेगा डिडक्शन, सेल्फ के लिए लिया, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लिया, अपने चिल्ड्रन की, अपने स्पाउस की, अगर बीवी है तो हस्बैंड के लिए, हस्बैंड है तो बीवी के लिए। ठीक है, आगे फ्रॉम वेयर, कहाँ से लेना है, अभी मनी लेंडर से लोगे थोड़ी वो माफ़ करेगा। ठीक है, तो किधर से, बैंक या पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, या कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट रहेगा तभी। तो द डिडक्शन फॉर 8 प्रीवियस ईयर, देखो अगर 8 प्रीवियस ईयर, मतलब ऐसा होता है 8 प्रीवियस ईयर में रीपेमेंट करना होता है, तो 8 प्रीवियस ईयर तक अलाउड होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लोन लिया था, इस ईयर मैंने लोन लिया मेरे एजुकेशन के लिए, बराबर, पर अभी ये 4 ईयर में मेरा एजुकेशन चल ही रहा है, बराबर। उसके बाद मैंने इधर से रीपेमेंट चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर तक। अगर मैं लोन को सेटल नहीं कर पा रही हूँ और मेरे को 8 ईयर तक सेटल कर रही हूँ अगर उस लोन को, तो मुझे डिडक्शन अलाउड होगा। अगर 8 ईयर से ज़्यादा मुझे लग रहा है ना, तो 8 ईयर तक का ही डिडक्शन अलाउड होगा, उसके बाद का डिडक्शन नॉट अलाउड होगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोट्स के लिए आता है ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द शॉर्ट नोट्स के लिए आता है। 2023 में शॉर्ट नोट्स के लिए आए थे अक्टूबर नहीं, नवंबर लास्ट वीक में जो पेपर हुए थे उसमें शॉर्ट नोट्स के लिए आया था 18E, और एक और था, 2 मिक्स करके आया हुआ था। ठीक है, तो ये पक्का ही एक ना एक आने वाला है शॉर्ट नोट्स में, इतना क्लियर करके जाओ। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, देखो ये जो पहले इधर पे समझा ना, उसी को नीचे मैंने लिख दिया है बस। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 18E इज़ अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, पहले पढ़ लिया था, है ना ये वाला। उसके बाद दिस डिडक्शन इज़ अलाउड फॉर इंडिविजुअल ओनली, लिखा था यहाँ पे, देखो है ना। दिस डिडक्शन इज़ अलाउड इफ़ 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कभी होगा जब 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना, वही वाले 3 कंडीशन इसमें मैंने लिखे हुए। लोन इज टेकन फॉर HSC, टेकन आफ्टर HSC आएगा, या इक्विवेलेंट, उसके बाद का पढ़ाई करने के लिए लिया हो या उसके बराबर की पढ़ाई। लोन इज टेकन फ्रॉम सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रंस, चाइल्ड फॉर हुम असेसी इज अ लीगल गार्जियन, जिसका असेसी लीगल गार्जियन है, जैसे कि बच्चे का, स्पाउस का और खुद का, बस, और पेरेंट्स तो बढ़ते नहीं है ना, तो इसलिए इतने लोग आएंगे। ठीक है, लोन इज़ टेकन फ्रॉम बैंक, लोन कहाँ से लिया होना चाहिए, बैंक से लिया होना चाहिए। दिस डिडक्शन इज़ अलाउड फॉर मैक्सिमम 8 प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू रीपेमेंट, 8 प्रीवियस ईयर तक माफ़ रहेगा जो पहले ईयर से रीपेमेंट करना स्टार्ट किया है। इंटायर इंटरेस्ट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, अगर पूरा इंटरेस्ट वो 8 सालों में पे कर दिया तो पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए अलाउड होगा। देयर इज़ नो लिमिट फॉर डिडक्शन, इधर डिडक्शन का कोई लिमिट नहीं है। चलो आगे, तो ये डन हो गया। क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। लोन किसके लिए, HSC के बाद की पढ़ाई के लिए, और लेने का किसके लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए। उसके बाद असेसी जो है उसका लीगल गार्जियन होना चाहिए।
लोन इज़ टेकन फ्रॉम बैंक से लोन लिया होना चाहिए. डिडक्शन इज़ अलाउड मैक्सिमम 8 प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम लोन रीपेमेंट. मतलब जब फर्स्ट ईयर में लोन रीपेमेंट करना स्टार्ट किया तब से आगे के 8 सालों तक मतलब वो बीते हुए 8 सालों तक का डिडक्शन उसको अलाउड होगा. और इंटायर इंटरेस्ट अगर हो सकता है तो इंटायर इंटरेस्ट भी डिडक्शन मिल सकता है, अलाउड है. और इधर पे कोई भी लिमिट नहीं है डिडक्शन की. ठीक है, ओके. आगे चले. किसके लिए होता है? 18E. 18E एजुकेशन. ई लिखा है ना, ई मीन्स एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, याद रहेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. 18U डिडक्शन फॉर हैंडीकैप्ड असेसी. हैंडीकैप्ड असेसी मतलब जो कि हैंडीकैप्ड है, आफ्टर दैट भी वो वर्किंग है उसके लिए. ठीक है, काम भी कर, हैंडीकैप्ड होने के बाद भी काम करता तो उसको डिडक्शन बनता ही है. किसी के ऊपर बोझ बनने से बढ़िया वो अपना काम कर रहा है. सोचो कितनी बड़ी बात होती है कि लेस देन 40%. अगर 40% से कम, ऐसा बोलते हैं ना, अभी हैंडीकैप्ड है वो तो पता है अपने को. ठीक है, पर अभी कैसा होता है किसी किसी का बस, जैसे कि मेरी बस कानी वाली उंगली, ये लास्ट वाली उंगली थोड़ी सी कटी हुई है बराबर. अब बोल दूँ कि मैं भी हैंडीकैप नहीं आ गई ना, मैं भी फिर ऐसे तो मैं भी हैंडीकैप नहीं आ गई, पर मेरी सारी उंगली और सही है ना, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ अभी भी. बट इस थोड़ी सी कमी की वजह से मैं हैंडीकैप्ड का वो बनवा सकती हूँ सर्टिफिकेट. तो ऐसा होता है कि कोई भी जाके हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बना लेगा थोड़ी थोड़ी कमियों की वजह से, तो क्या उसको पूरा डिडक्शन दे दे? सही है. और तो उसके हिसाब से तो जो ज़्यादा, जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है, उनको ज़्यादा इश्यूज़ है, उन लोगों को तो कम मिलेगा ना, बराबर. तो इसके लिए ही ये रूल बना कि मतलब कैसे पता चलेगा. लेस दैन 40%. अगर लेस दैन 40% रहा, 0 to 30% तक रहा, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलता, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, पूरा टैक्स पे करना पड़ता है. 40% to 80% रहा, 40% to 80%, तो 75,000 डिडक्शन अलाउड है. और मोर देन 80% रहा तो 1,25,000 डिडक्शन अलाउड है. अब देखो ये पूरा शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा मिक्स करके लिख दिया हुआ है, पर आप अच्छे से लिखना, एग्ज़ाम में आएगा तो. 18U हैंडीकैप्ड, 18U हैंडीकैप्ड, 18U हैंडीकैप्ड, याद रखो. रिवाइज करोगे ना थोड़ा याद आ जाएगा, क्योंकि एट द एंड ना यही नहीं याद आता किसके लिए होता है ये सेम प्रॉब्लम मुझे हुई थी, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट इट. डिडक्शन अंडर सेक्शन 18U इज अलाउड फॉर हैंडीकैप्ड असेसी. दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. ये डिडक्शन बस रेसिडेंट के लिए अलाउड है, कोई भी नहीं ले सकता. हैंडीकैप्ड असेसी के लिए ही अलाउड है, और वो जो हैंडीकैप्ड असेसी है वो इंडियन होना चाहिए. हैंडीकैप्ड मीन्स मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन, या फिर मेंटली डिसेबल हो या फिर फिजिकली डिसेबल हो, उनको अलाउड होता है. डिडक्शन इज अलाउड अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, एक्चुअल expense incurred by the handicapped person for his maintenance shall be ignored. मतलब कि उतना अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, मतलब जितना भी उनका एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, ऊपर जो उनको मतलब लगता है जितना पैसा अपनी मतलब जो प्रॉब्लम होती है उसकी तो दवाई चलती है और मेंटेन करने के लिए लगता है ना, तो वो मेंटेनेंस को ध्यान में न रखते हुए एक फ़िक्स अमाउंट दिया जाता है उनको. हैंडीकैप्ड पर्सन शैल कलेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट और रिकॉर्गनाइज्ड हॉस्पिटल एंड इट शुड बी सबमिटेड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. और जो हैंडीकैप्ड असेसी है उसको अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी गवर्नमेंट या फिर किसी रिकॉर्गनाइज्ड हॉस्पिटल से निकाला हुआ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा. या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या रिकॉर्गनाइज्ड हॉस्पिटल्स होने चाहिए. ठीक है, चलते नीचे. सेक्शन
सेक्शन 18DD डिडक्शन फॉर हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव्स, मतलब वो कोई जैसे एक एसएससी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट कोई है जो मतलब हैंडीकैप्ड है, एक एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट हैंडीकैप, उसका क्या है डिडक्शन अंडर सेक्शन 18DD इज अलाउड टू रेसिडेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. This deduction is allowed to handicapped डिपेंडेंट रिलेटिव्स. ये तभी अलाउड होगा जब कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव है. तो हैंडीकैप्ड मीन्स अ फिजिकली और मेंटली डिसेबल पर्सन. हैंडीकैप का मतलब पता है इधर पे. उसके डिडक्शन मीन्स इज नॉट अर्निंग मेंबर. डिपेंडेंट मतलब जो अभी अर्न नहीं करता है कुछ भी. फॉर इंडिविजुअल पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, सिस्टर, मतलब ये जो इंडिविजुअल के लिए होता है कि उसमें पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर और सिस्टर होना चाहिए. पर फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिज मेंबर मतलब कोई भी मेंबर हो वहाँ का चलेगा. डिडक्शन इज अलाउड एज पर डिसेबिलिटी के हिसाब से डिडक्शन अलाउड होता है. एक्चुअल एक्सपेंस incurred by the assessee for the maintenance of his handicapped relatives shall be ignored. जो एक्चुअल में एक्सपेंस हो रहा है उसको इग्नोर करके एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है. डिडक्शन पर्सन should collect a certificate of disability from the government or recognized hospital and submit with the income tax department. और वो जो पर्सन है वो उसको सर्टिफिकेट कलेक्ट करना ज़रूरी है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कोई रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में से. ठीक है, चलते हैं आगे. ये देखो ये भी सेम है, जैसे इधर था वैसे इधर है. इफ़ नथिंग इज गिवन अबाउट परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अज्यूम 40 to 80%. सेक्शन 18U और 18D के लिए. ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऐसा मान लेने का कि ये दोनों में से ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का. थैंक यू फॉर वॉचिंग.